एसपी सिकंदर शाह गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर गया। उसके बेड के बीचों बीच वो 14 साल की लड़की आराम से सो रही थी। वो गांव अपने दोस्त की शादी में गया था जब देखा 14 साल की नूर का निकाह उसकी बीमार माँ एक बुढ़े से कर रही थी। तो नूर को बचाने के लिए उसने नूर से निकाह कर लिया और लावारिस नूर को अपने साथ शहर ले गया। वो जितनी कम उम्र थी उतनी ही मासूम और हसीन थी, इसीलिए वो नूर को खुद से दूर रखता था कि कहीं जज्बातों में आकर उससे कुछ गलत न हो जाए। पर कुछ दिनों से नूर बार बार उसके सामने आ रही थी। आज जब वो ऑफिस से आया तो बेहद थका हुआ था। थकान से चूर वो नूर के बराबर में लेट गया। जब कुछ देर के बाद नूर नींद में ही उसके सीने से आ लगी। नींद में उसे नरम वजूद का एहसास हुआ तो खुद ब खुद उसके पूरे बदन में एक स्पार्क हुआ था। अगले ही पल वो जाग गया। उस लड़की को अपने करीब देखकर उसके अपने ही जज्बात बेकाबू होने लगे थे। ये सही नहीं था, उस लड़की के लिए सही नहीं था और ना ही उसके लिए। वो अब उसे अपने साथ नहीं रख सकता था। ये बात वो अच्छे से जानता था। अगर एक बार जज्बातों में भरकर उसके करीब हो गया तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और वो उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। उससे तो क्या, वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगा। वो लड़की बेहद कम उम्र और मासूम थी, लेकिन वो नासमझ नहीं था। वो उनके बीच रिश्ते और उसकी हकीकत को जानता था। वो नहीं चाहता था कि अकेले में उसके जज्बात उस पर हावी हो जाए और वो गलत कदम उठा जाए। वो थी तो उसकी जायज़ बीवी ही, लेकिन अभी बहुत छोटी थी, उनके रिश्ते को समझने के काबिल नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि खुद उसे जालिमों से बचाकर लाने के बाद अब उसकी मासूमियत का कातिल बन जाए, और इसीलिए उसने फैसला कर लिया था कि अब उसे यहाँ वो अपने पास हरगिज भी नहीं रखेगा। वो उसके साथ नहीं रह सकती थी, इसमें उसी की भलाई थी। उसने गहरा सांस लेकर उस मासूम सी लड़की को देखा जिसे बड़ी मुश्किल से वो अपने खानदान वालों से बचा कर लाया था। फिर बड़े ही प्यार से खुद से अलग करके उसे तकिए पर लिटाकर उसके ऊपर कंबल डाल दिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। उसने नूर के लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया था और वो अपने ही कमरे में रहती थी, लेकिन कभी कभी वो अकेले अपने कमरे में डर जाती तो सिकंदर के कमरे में आ जाती थी। नूर उसके दूर के चाचा की इकलौती मासूम बेटी थी। उसके चाचा के उस पर बहुत ज़्यादा एहसान थे। बाप के मरने के बाद उसके इकलौते चाचा ही थे जिन्होंने उसे पाला था, उसकी परवरिश की थी। उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, यहाँ तक कि उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल ऑफिसर बनाया था। वो आज जो कुछ भी था सिर्फ और सिर्फ अपने चाचा की बदौलत था। उसके चाचा ने उसको और उसकी माँ को पनाह दी थी, और अब जब उसके चाचा और चाची एक हादसे में मर गए थे तो उसकी माँ ने उसकी चाची की मासूम सी बेटी को एक बूढ़े से ब्याहने का फैसला किया था। तो वो कैसे ना उसे बचाता, कैसे कैसे ना उसके लिए खड़ा होता। उसे अफसोस हो रहा था अपनी माँ पर कि वो उस मासूम के साथ ऐसा कैसे कर सकती थीं। वो तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता, और इसीलिए उसने सबका विरोध किया। लेकिन वो उसका कोई महरम तो नहीं था, और ख़ानदान वालों का भी यही ख्याल था कि उसकी शादी कर दी जाए। हालांकि वो अभी कम उम्र थी, लेकिन सब लोगों का कहना था कि पराई अमानत है, कल को अगर ऊंच नीच हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। रिश्ता इतना बुरा नहीं है, ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वैसे भी वो जिस गांव से बिलोंग करता था वहाँ लड़कियों की शादी 15-16 साल की उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन उसने इस फैसले का जमकर विरोध किया था। लेकिन वो बिना किसी रिश्ते के उसे बचा नहीं सकता था और ना ही उसकी सुरक्षा कर सकता था। तब मजबूरी में उस मासूम की जान बचाने की खातिर उसने उससे निकाह कर लिया और फिर उसे अपने साथ यहाँ शहर ले आया था, क्योंकि अब उसे अपनी माँ पर भरोसा नहीं रहा था। लेकिन उसे यहाँ लाकर वो खुद ही एक अजीब सी मुश्किल में फंस गया था। उस लड़की की कम उम्री, नासमझी और मासूमियत उसके लिए अब एक कड़ा इम्तिहान बन गई थी। ऊपर से उन दोनों के बीच मौजूद रिश्ता और उसके जज्बातों को भड़काने लगता था। और ये तब होता था जब नूर अपने बचपने में उसके बेहद करीब आ जाती थी। कभी उसके गले लग जाती, कभी खुशी से चहकते हुए उसके गालों को चूम लेती, कभी रात को डरकर उसके कमरे में आकर उसके ही बिस्तर पर लेटकर नींद में उसके बेहद करीब आ जाती। और तब चाहते हुए भी सिकंदर खुद को संभाल नहीं पाता था। सुबह नूर एकदम चहकती हुई फ्रेश उठी थी, लेकिन सिकंदर का सर भारी हो रहा था। नाश्ते के टेबल पर उसने नूर को पहली बार डांटा था। नूर, तुम अपने ही कमरे में सोया करो। तुम मेरे कमरे में आ जाती हो तो मुझे फिर दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, और मुझे अपने कमरे के अलावा
कहीं दूसरी जगह ठीक से नींद नहीं आती। उसकी बात पर जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए नूर के हाथ रुके थे। फिर वो आंखें फाड़ फाड़ कर सिकंदर की ओर देखने लगी। लेकिन आप मुझे अलग कमरे में रखते ही क्यों हैं? मुझे अपने साथ ही रख लेना। और वैसे भी जब आप मुझे गांव से लेकर आए थे तब मेरी सहेलियों ने मेरे कान में यही कहा था, अब तुम हमेशा सिकंदर शाह के साथ उनके घर में उनके कमरे में रहोगी, क्योंकि हम दोनों का निकाह। अभी उसने इतना ही बोला था कि सिकंदर ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा था। बस आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं ये शब्द दोबारा न सुनूं। गांव में जो कुछ भी हुआ था वो बस एक ड्रामा था, समझी? कोई शादी वादी, कोई निकाह नहीं हुआ था। नूर की आंखों में डर के मारे आंसू चमकने लगे थे। उसे यूं रोता देखकर सिकंदर ने खुद को शांत किया। देखो नूर, तुम गुड्डे गुड़ियों से खेलती हो ना, और अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी भी करवाती हो ना? उसके प्यार से पूछने पर नूर ने अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो ठीक, हमारी शादी भी ऐसे ही हुई है। तुम गुड़िया हो और मैं गुड्डा। हमारी शादी हुई है, लेकिन सिर्फ खेल खेल में। ये कोई असली शादी नहीं थी। वो उसके मासूम दिमाग से ये शादी वाला ख्याल निकालना चाहता था, और उसने जिस तरीके से नूर को समझाया था वो उसे समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा था। नूर की आंखों में चमक सी उभरने लगी। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी सी बात थी, मुझे पहले ही समझा देते। बेकार में मुझे डांट दिया। वो दोबारा से अपने आंसू साफ करते हुए अब नाश्ते में बिजी हो गई थी। वो बहुत मासूम थी, गांव की सीधी सादी भोली भाली मासूम लड़कियों की तरह। उसके कच्चे दिमाग से कोई भी बात निकालना मुश्किल नहीं था, और ये शादी वाली बात भी वो उसके दिमाग से निकाल चुका था। लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो अब भी वैसी की वैसी ही थी। वो नूर को अपने साथ अकेले इस घर में नहीं रख सकता था। उसके दिमाग में ये ख्याल था कि वो उसे अपने निकाह में उसकी हिफाजत के लिए रखेगा, और जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी करवा देगा। उसे लगा ये सब बहुत आसान होगा, लेकिन यहाँ आकर कुछ दिनों में ही उसे एहसास हो गया था कि ये इतना भी आसान नहीं था। उसे खुद से ही अब डर लगने लगा था। उस मासूम सी लड़की की मासूमियत को नुकसान न पहुंचा बैठे, ये डर उस पर हावी हो गया था, और इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो उसे एक हॉस्टल भेज देगा, और फिर उसने उसे हॉस्टल भेजने का पक्का फैसला कर ही लिया। वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी, और अब वो चाहता था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, और यही सही था। इस तरह से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती और उससे दूर भी रहेगी। अगले ही दिन सिकंदर ने उसके शहर के बड़े गर्ल्स कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। इस स्कूल के अंदर ही हॉस्टल था। उसने अच्छी तरह से उस हॉस्टल और स्कूल की जांच पड़ताल करते हुए उसे वहां छोड़ा था। साथ में हॉस्टल की वार्डन और प्रिंसिपल को भी समझाया था कि वो उसकी कजिन है और उसका हर तरीके से ख्याल रखा जाए। वो किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने उसे एक मोबाइल फ़ोन भी दिया था कि वो उससे बात करती रहे और अपनी खैर खैरियत बताती रहे। इसके अलावा उसने एक लेडी जो कि एक कांस्टेबल थी, उससे भी कहा था कि इस लड़की की खैर खबर मुझे देते रहना। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। वो फ़ोन पर ही उसकी खैर खबर लेता रहता था। और आज 5 साल का अरसा गुजर चुका था। उसकी हैवी बाइक तेजी से आगे बढ़ रही थी जब अचानक से कोई उसके सामने आया था। वो फौरन से ब्रेक लगा गया। उसकी बाइक का पिछला टायर ऊपर हुआ था। अगर वो सही वक्त पर ब्रेक न लगाता तो सामने वाला यकीनन बच नहीं पाता। वो हेलमेट की आड़ से सामने वाले को गुस्से से घूरकर अभी उसे कुछ कहने ही वाला था कि अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर एकदम पत्थर हो गया। वो अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे, आंखें जोर से बंद की हुई खड़ी थी। टकराने के डर से वो हल्का हल्का कांप रही थी। उसकी नजरें तो उसके मासूम और हसीन चेहरे पर टिक गई थीं। उस लड़की का हसीन चेहरा देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो एकटक उसे देखता चला गया। इतना भरपूर हुस्न, इस कदर मासूमियत कि वो दिलो जान से उस अनजान हसीना पर फिदा हुआ था। वो आंखें झपकाते उसे देख रहा था जो उसके दिल को बड़ी प्यारी लग रही थी। जब कुछ देर तक उसे कुछ नहीं हुआ तो उसने अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोली थीं। खुद को सही सलामत पाकर सबसे पहले तो वो एक गहरा सांस भरकर रह गई और खुदा का शुक्र अदा किया कि वो जिंदा सही सलामत बच गई थी। लेकिन फिर एकदम ही उसे गुस्सा आया था और फिर खूंखार नज़रों से सामने खड़े उस बाइकर को देखा था जिसका चेहरा हेलमेट की आड़ में छिपा हुआ था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी थी और
और एकदम से चीख पड़ी, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता तुम्हें? अभी तुम्हारी वजह से मैं मर जाती। और जानते हो मुझे अपनी जिंदगी कितनी प्यारी है। अभी मैं मरना नहीं चाहती। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। वो लड़की नाक चढ़ाकर अब उस पर बरस रही थी, जबकि उसकी मीठी और सुरीली आवाज उसके कानों में रस घोल गई थी। वो शादीशुदा नहीं थी। ये सुनकर न जाने क्यों से अच्छा लगा था। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर है। तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। आगे से मेरे सामने आए ना तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। वो गुस्से से कहती हुई सड़क पार कर गई, जबकि सिकंदर शाह की नजरें दूर तक उसका पीछा करती रहीं, यहाँ तक कि वो उसकी नजरों से काफी दूर चली गई और ओझल हो गई। इन 5 सालों में उसकी प्रमोशन हुई थी और अब वो एसपी से डीआईजी बन गया था। उसने ये 5 साल सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी को दिए थे। इस वक्त भी वो भेष बदलकर अपनी हैवी बाइक पर एक मुखबिर की खबर पर मुजरिमों के बीच जा रहा था, जब रास्ते में इस लड़की से टकराव हो गया था और सिकंदर शाह की नजरें उस लड़की पर टिक गई थीं। वो लड़की इतनी प्यारी, इतनी मासूम कि उसकी 31 साल की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक कमसिन हसीना पहले ही निगाह में उसके दिल में यूं उतरी थी, वरना वो बड़ा ही सख्त मिजाज बंदा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले खूबसूरती नहीं देखी थी, लेकिन न जाने उस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी कि वो पहले ही निगाह में उसका दीवाना हो गया था। नूर को इन 5 सालों में वो अपनी इंतहाई टफ ड्यूटी के कारण देख भी नहीं पाया था और ना ही उससे मिल पाया था। वो आखिरी बार 5 साल पहले ही उससे मिला था, जब उसे खुद अपने साथ हॉस्टल छोड़ने गया था और अब वो 2nd ईयर में थी। सिकंदर शाह ने उसके लिए शहर का एक बहुत अच्छा गर्ल्स कॉलेज चुना था, जिसके साथ ही उसका हॉस्टल था। उसकी भेजी गई लेडी कांस्टेबल अब भी हर दिन उससे मिलने जाती थी और उसकी खैर खबर सिकंदर शाह को देती थी। उसकी अक्सर नूर से मैसेजेस पर बात हो जाती थी। जब भी उसे पैसों की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो उसे मैसेज कर देती थी और वो उसकी ज़रूरत की हर चीज़ उसके पास तक पहुंचा देता था। उसने नूर को निकाह के बारे में नहीं बताया था और ना ही वो ये जानती थी। उसे यही पता था कि वो उसका कज़न है और वो उसे बताना भी नहीं चाहता था। वो उससे बहुत छोटी थी। उसका इरादा था कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो उसे इस बेनाम से रिश्ते से आज़ाद करके उसका किसी अच्छी जगह से रिश्ता करवा देगा, क्योंकि उसकी शादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की हिफाजत करना था, वरना ये रिश्ता उसके लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता था। और अब उस लड़की से मिलकर तो उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि अच्छा ही था कि नूर इस रिश्ते के बारे में नहीं जानती थी और ना ही उसने अपने दिल में इस रिश्ते के लिए कभी कोई जगह दी थी, वरना यकीनन उसे बहुत मुश्किल पेश आ सकती थी। अपने मोबाइल पर आने वाले नूर के मैसेज को देखकर उसने चैट खोली थी। मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर चमकता उसका ये मैसेज पढ़कर उसके माथे पर कुछ बल पड़े थे, लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात थी। उसके दिल में जो जरा सी परेशानी थी अब वो भी उसकी बात पर दूर हो गई थी। वो नूर की शादी उसकी पसंद से करवाकर फिर उस लड़की को ढूंढकर उससे शादी करने का इरादा कर चुका था। उसके नज़दीक अब सब कुछ उसके कंट्रोल में था। जैसा वो चाहता था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। ठीक है, मैं गाड़ी भेजूंगा। उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। कितने साल हो गए तुमसे मुलाकात नहीं की। उसे मैसेज करके वो एकदम सुकून भरे अंदाज में मोबाइल अपनी पॉकेट में डाल गया। पूरे 5 साल बाद नूर उस मेहरबान इंसान से मिलने वाली थी। उसे याद था कि कैसे वो उसे अपनी माँ के जुल्म सितम से बचाकर यहाँ शहर लेकर आया था और यहाँ उसकी पढ़ाई और ज़रूरत का सारा खर्चा उसने उठाया था। वो उसे हर महीने एक अच्छी खासी रकम पॉकेट मनी के तौर पर देता रहता था। इसके अलावा उसकी शॉपिंग, उसके स्कूल कॉलेज की फ़ीस, उसके तमाम ज़रूरी खर्चे भी वही उठाता था। हाँ, इन 5 सालों में वो कभी उससे मिली नहीं थी और जब भी उसे मैसेज करके मिलने का कहती या फिर उसकी भेजी हुई उस लेडी कांस्टेबल से उससे मिलने की बात करती तो आगे से यही जवाब मिलता कि वो बहुत बिजी हैं। या तो वो शहर से बाहर होते या फिर किसी ज़रूरी मीटिंग या मिशन में बिजी होते थे, जिस पर वो परेशान हो जाती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि सिकंदर शाह ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। वो उस लड़की के सामने जाकर अपने रिश्ते को मजबूती देना नहीं चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ समय गुजरने का इंतजार कर रहा था कि कुछ साल गुजर जाएं, वो बड़ी हो जाए
और उसकी जिम्मेदारी से वो फ्री हो जाए। बस बस इसीलिए उससे मिलने से वो हरदम बचता रहता था। खैर, नूर को भी तसल्ली थी कि वो इंसान उसे एक अच्छी लाइफ दे रहा था। उसके लिए तो यही बहुत था। शुरू शुरू में उसने सिकंदर से मिलने की जिद की थी, लेकिन सिकंदर का रुझान न देखते हुए उसने भी ये जिद छोड़ दी थी और अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके कुछ बनना था। हालांकि वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे। बस उसकी एक ही सहेली थी जो उसके बेहद करीब थी और वो उससे अपने दिल की सारी बातें करती थी। वैसे सिकंदर के अलावा उसे किसी रिश्ते की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी, क्योंकि क्योंकि सिकंदर ने सारे फर्ज अच्छे से पूरे किए हुए थे। उसके होते हुए उसे कभी किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा था। कभी स्कूल में या फिर हॉस्टल में जरा सी अनबन हो जाती तो वो उसे तुरंत मैसेज कर देती, जो फ़ौरन से अपनी कांस्टेबल भेज देता था। वो उसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी साए की तरह हमेशा उसके साथ साथ था। वो इंसान उसका इकलौता सहारा था, इसीलिए उसने अब हिम्मत करते हुए उसे अपनी पसंद के बारे में बताया था और उसका जवाब सुनकर उसका दिल एकदम खुशी से चहकने लगा था। लेकिन लेकिन वो दिल ही दिल में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही थी। ये भी ख्याल था पता नहीं फराज उसे पसंद आता भी है या नहीं। फराज उसे बुक शॉप पर मिला था। वहीं पर एक एक जैसी किताब खरीदते हुए उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी और फिर दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। इस तरह उन दोनों की मुलाकात पसंद में बदल गई थी। अब एक दिन पहले ही फराज ने उसे प्रपोज किया था, जिस पर नूर ने उससे कहा था कि सिकंदर भाई से बात करेगी कि उसकी ज़िंदगी में उसका इकलौता रिश्ता वही है, वही उसकी शादी का फैसला करेंगे। जिस पर फराज खामोश हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसे फराज से कोई धुआंधार टाइप का इश्क हो गया था, लेकिन उसे फराज अच्छा लगता था। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी। इसीलिए उसके प्रपोज करने पर उसे इस रिश्ते पर कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। और फिर एक न एक दिन तो उसे शादी करनी ही थी। फिर उस लड़के से क्यों नहीं, जो उसका एक अच्छा दोस्त था और जिसे वो अच्छे से जानती भी थी। लेकिन उसका गार्जियन सिकंदर शाह है, इसलिए वो एक हिंदुस्तानी लड़की की हैसियत से खुद यह फैसला नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ सिकंदर शाह उसकी बात सुनकर खुद भी शांत हो गया था कि जिस दिन से उसने उस लड़की को देखा था, उसके दिल का चैन सुकून सब बर्बाद हो गया था। इसीलिए नूर की बात पर उसने फ़ौरन उस लड़के को मिलवाने के लिए कहा था। वो जल्द से जल्द नूर के लिए कोई फैसला करके अब उस लड़की को तलाश करना चाहता था जिसके लिए उसका दिल बेचैन था। सर, मिस नूर और उनके दोस्त आ गए हैं। नौकर की बात पर उसने सर हिलाकर उन्हें अंदर आने को कहा। वो काफ़ी समय के बाद नूर से मिलने वाला था, तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी से उभर रही थी। कुछ भी कहो, वो उसकी बीबी थी, उसके साथ एक जायज रिश्ते में बंधी हुई थी और अब वो उसी के लिए लड़के को पसंद करके उसकी शादी करने वाला था। एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में मची हुई थी। उसने ये सोचकर खुद को समझाया कि ये उलझन और ये बेचैनी एक नेचुरल जज्बा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर जिस लड़की को वो अपनी बीवी बनाकर लाया था, आज जब 5 साल बाद मिलेगा तो इस तरह बेचैन होना तो बनता है। वो गहरा सांस लेकर दरवाजे की ओर देखने लगा। अस्सलामुअलैकुम। अंदर दाखिल होने वाले लड़के को गौर से देखते हुए वो खड़ा होकर उसके सलाम का जवाब देते हुए उससे हाथ मिलाने लगा। अस्सलामुअलैकुम सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? वो अभी उस लड़के का जायजा ले रहा था जब पीछे से आने वाली नूर की सुरीली मगर जानी पहचानी सी आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा और फिर अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखकर इस मेंशन की छत अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हुई। वो पत्थर आंखें फाड़े सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी दिन वाली लड़की थी जो उसके दिल का सुकून चैन बर्बाद कर गई थी, जो एक ही नज़र में उसे दीवाना कर गई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी नूर थी। और फिर उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो उसके सामने एक लड़के को लिए खड़ी थी, ये कहते हुए कि वो उससे शादी करना चाहती है। सिकंदर शाह को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर अपना सर दीवार पर मार दे। ये क्या हो रहा था उसके साथ? वो तो इस बात पर खुश भी नहीं हो पाया कि जिस लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी वो उसकी बीवी है, क्योंकि सामने खड़ी लड़की तो ये जानती ही नहीं थी कि वो उसका शौहर है। सिकंदर भाई, ये फराज है।
वो पत्थर बना को सोचने समझने की कोशिश कर रहा था जब उस लड़की की आवाज़ हथौड़ी की तरह उसके सर पर बरसी थी। उसके होठों से ये भाई शब्द आज उसे जहर की तरह लगा था। हालांकि वो मैसेज में अक्सर उसे भाई कहकर बुला लिया करती थी और उसने भी कभी इस बात को नोटिस नहीं किया था और ना ही उसे कभी भाई कहने से टोका था, क्योंकि उसके नज़दीक तो इस रिश्ते की कोई हैसियत ही नहीं थी। लेकिन अब वो खुद पर ही अफसोस हो रहा था। आखिर क्यों उसे इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो उसके साथ एक जायज़ रिश्ते में बंधी हुई है। आखिर उसे क्यों नहीं बताया कि वो उसकी बीवी है। अब अपनी बेवकूफ़ी पर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पहले तो अपनी बीवी को यूं हॉस्टल में छोड़ देना और फिर उससे बिल्कुल अनजान बनकर रहना। अगर वो उससे मिलता रहता, अगर वो उस पर नज़र रखता, उस पर सख्ती करता, अपने रिश्ते की असलियत उस पर खोल देता, तो आज ये नौबत नहीं आती। वो उसके सामने यूं एक लड़के को लेकर खड़ी न होती, उसे भाई कहकर न पुकार रही होती और उससे अपनी शादी की बात न कर रही होती। उसे खुद को गोली मार देने का दिल चाह रहा था। ये उसने क्या कर दिया था? ऐसा लग रहा था कि खुद अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। सामने खड़ी लड़की जो कि उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत थी, उसकी मिल्कियत थी, सबसे बढ़कर उसकी मोहब्बत थी। लेकिन अफसोस वो लड़की इन सब बातों से अनजान थी और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वो खुद था। आप ठीक हैं? उसे यूं खामोश और पत्थर बना खड़ा देखकर वो परेशान हुई थी। उसकी आवाज़ पर मुश्किल से खुद पर काबू पाकर वो सर हिला गया। मैं अभी आता हूँ। वो ये कहता हुआ वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वो दोनों हैरान परेशान से उसे देख रहे थे। सिकंदर शाह को लग रहा था कि अगर एक पल और वहाँ रुका तो न जाने क्या कर बैठेगा। वो अपने कमरे में आकर हर चीज़ उठा उठा कर फेंकने लगा। कुछ ही पलों में उसने अपने पूरे कमरे का नक्शा बदल दिया था। वो ये क्या कर गया था? आज से पहले कभी ये एहसास उसके अंदर नहीं जागा था, मगर अब उसका दिल चाह रहा था वो सब कुछ तहस नहस कर दे, खुद को ही ख़त्म कर ले। वो लड़की, उसकी मोहब्बत उसका जुनून बन चुकी थी। उसके साथ खड़े लड़के को ख़त्म करने का उसका दिल चाह रहा था। वो उसकी थी, उसकी बीवी, उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कुछ देर पहले उसकी शादी करने का सोच रहा था। उसने खुद पर ही लानत भेजी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हें कभी इस रिश्ते का एहसास नहीं दिलाया, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम खुद भी नहीं। तुम मेरी हो और पूरी जिंदगी मेरी रहोगी। मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। वो खुद से कहता हुआ कोई दीवाना सा लग रहा था। उसका वजूद उस वक्त आग के शोलों की तरह दहक रहा था। उस लड़की को किसी और के साथ देखना उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वो किसी और से मोहब्बत करती है, किसी और को पसंद करने लगी है। उसके निकाह में होते हुए भी ऐसा कैसे हो सकता है? वो गम और गुस्से से पागल सा हो रहा था। लेकिन ये सब खुद उसका ही तो किया धरा था। ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा था। जाने वो लड़का कौन था और उसे कहाँ मिला था? वो उसे पता नहीं कैसे जानती थी। क्या इन दोनों के बीच बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी थी कि ये शादी के बारे में सोचने लगे? ओ खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी में मैं आग कैसे लगा सकता हूँ? वो कितनी ही देर खुद पर चीखता चिल्लाता हुआ अपने कमरे में रखी हर चीज़ को उठा उठा कर फेंकता रहा। अब वो गहरी गहरी सांसें लेता हुआ खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक ख्याल पर वो चौंका था। नूर। उसके होठों से ये शब्द निकले। वो उस लड़की के साथ बाहर अकेली थी। ये सोचकर ही उसके माथे की नसें उभरने लगी थीं। बाहर नूर और फराज कुछ परेशान से खड़े थे। नूर, क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? फराज कुछ परेशान सा उसे देखकर पूछ रहा था, जबकि वो खुद भी अनजान थी। उस इंसान से फ़ोन पर वो बड़ी आसानी से हर बात कर लिया करती थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने आए हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका था। इसीलिए उसे उस इंसान से एक झिझक सी महसूस हो रही थी। उसकी सिकंदर शाह के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो आसानी से उसके पीछे जाकर उससे पूछ सकती कि उसे क्या हुआ है। शायद कोई ज़रूरी काम होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो बहुत बिजी होते हैं। वो यही कह सकी थी और उसे बैठने का कहती खुद भी बैठ गई। अभी वो दोनों बैठे ही थे जब वो वापस आया। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना होगा और तुम लड़के, तुम मेरे साथ चलो, हम रास्ते में बात करते हैं। और नूर, तुम यहीं रुको, मेरा इंतज़ार करो।
मैं वापस आ जाऊं उसके बाद किसी के साथ जाकर हॉस्टल से अपना सारा सामान ले आना। अब तुम यहीं रहोगी, तुम्हें मैं यहीं से कॉलेज ड्रॉप कर दिया करूँगा और सामने वाले कमरे में जाकर आराम कर लो। अभी यही कमरा इस्तेमाल करो, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और कमरा सेट करवा दूंगा। वो सामने कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, जबकि वो हैरान और परेशान सी उसे देख रही थी। अचानक से उसे क्या हुआ था वो समझ नहीं पाई थी। आखिर इतने लंबे समय के बाद वो उसे यहाँ रहने का क्यों बोल रहा था, लेकिन सामने वाले ने उसे कुछ बोलने का मौका ही कहाँ दिया था। अपनी बात कहकर वो अपने साथ फराज को आने का इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। फराज एक नज़र नूर को देखकर सिकंदर शाह के पीछे चल पड़ा, जबकि वो भी एक गहरा सांस लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गई जिस कमरे की तरफ सिकंदर शाह इशारा करके गया था। तो क्या नाम है तुम्हारा? वो दोनों गाड़ी में बैठे थे जब सिकंदर शाह की भारी गंभीर आवाज गाड़ी में गूंजी, जबकि वो डरा सहमा सा बोला, फराज। उसकी बात पर सामने वाले ने गहरा हुंकारा भरा था। देखो फराज, नूर बहुत छोटी थी जब मैं उसे अपने साथ ले आया। उसकी मासूमियत का सोचते हुए मैंने उसे खुद से दूर कर दिया था, और ये बात वो नहीं जानती कि उसका निकाह हो चुका है। आज से 5 साल पहले ही उसका निकाह हो चुका है, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटी थी और ये सब बातें समझ नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने उसे कभी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं उस पर कोई बोझ डालना नहीं चाहता था। लेकिन अब मामला मेरे हाथ से निकल रहा है, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि नूर मेरी बीबी है, और क्योंकि वो और तुम दोनों ही इस बात से अनजान थे, इसीलिए मैं इस बात को दरगुजर कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा अगर तुमने नूर से राब्ता करने की कोशिश की या फिर मुझे उसके आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, समझ गए? बहुत ही संजीदा अंदाज में उसे समझाते हुए आखिर में खतरनाक अंदाज में उसे धमकी भी दे गया, जबकि फराज तो बेयकीन निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी धमकी पर वो डर से थोड़ा सा पीछे हुआ था। वो तुम्हें कहाँ मिली थी? उसने बर्दाश्त करते हुए ये सवाल पूछा था जो उसे न जाने कब से बेचैन कर रहा था। हम एक बुक शॉप पर मिले थे और तब वहाँ एक ही बुक थी। वो बुक मुझे भी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसकी ज़रूरत को देखते हुए वो बुक उसे लेने दी। वहीं पर हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए थे, इस इरादे से कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे बुक इस्तेमाल करने के लिए ले लूँगा। और तब से ही हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता हुआ था और सिर्फ फ़ोन की हद तक ही बात हुई थी। फराज सदमे की हालत से निकलकर अब हारे हुए अंदाज में बोल रहा था, जबकि सिकंदर शाह मुश्किल से मुट्ठियां भींचकर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्योंकि तुम नहीं जानते थे इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब दोबारा मुझे तुम उसके आसपास नज़र भी मत आना। आज के बाद नूर को भूल जाओ, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए उसने ड्राइवर को इशारा किया तो वो गाड़ी रोक चुका था। फराज फौरन ही नीचे उतर गया, जबकि सिकंदर शाह अब अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। गाड़ी मोड़ो, हम वापस जा रहे हैं। वो सिर्फ फराज को वहाँ से निकालने के लिए घर से निकला था, वरना उसे कोई और ज़रूरी काम नहीं था। वैसे भी इस वक्त उसके दिल में कैसी आग जल रही थी, उसे लग रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। वो वापस आया तो उसे पता चला वो कमरे में जा चुकी है। उसने सबसे पहले तो अपने मेंशन के अंदर से मेल वर्कर्स बाहर निकाले थे। सिर्फ फीमेल वर्कर का ही अंदर काम करने के लिए इंतजाम किया था। उसकी बीवी अब उसके साथ रहने वाली थी, तो उसने बहुत सावधानी बरतनी थी। साथ ही साथ उसने अपने ख़ास नौकर को अपने कमरे को सेट करने का हुक्म दिया। वो सोच चुका था कि अब और गलती नहीं करेगा, वो नूर को सब कुछ बता देगा। वो नहीं जानता था कि उसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन उसे इस रिश्ते को कबूल करना ही होगा। वो उसे अब और वक्त नहीं देगा। इसीलिए फ़िलहाल वो गेस्ट रूम में ठहरी हुई थी। उसने कहा तो था कि वो उसके लिए कमरा सेट करवा देगा, लेकिन उसका इरादा अब उसे अपने रिश्ते का बताकर अपने ही कमरे में रखने का था। वो उसकी बीवी थी, वो अब उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। पहले ही वो अपनी बेवकूफ़ियों में बहुत कुछ गलत कर चुका था, लेकिन अब और नहीं। वो जानता था ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। यूं अचानक से नूर को ये सब कुछ बताना, फिर उसे अपने साथ अपने ही कमरे में रखना, उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करना, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन करना तो ज़रूरी ही था। उसे ये सब सही भी नहीं लग रहा था कि पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो उसकी थी और वो अब उसे छोड़ नहीं सकता था।
उसका दिल उसे खोने के डर से अभी भी धड़क रहा था, इसीलिए वो अब और देर नहीं करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो आज अभी इसी वक्त उसे सब कुछ बताएगा कि वो उसका रिश्ते में क्या लगता है। कुछ सोचते हुए वो धड़कते दिल के साथ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ चुका था, जहां वो बेचैनी से इधर से उधर कमरे में चक्कर लगा रही थी। अगर उसने विरोध करने की कोशिश की, अगर रिश्ते से आज़ादी मांगी या उससे दूर जाने की बात की, तो वो सोच चुका था उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगा, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो खुदगर्ज हो गया था। इस मामले में वो भूल गया था कि सामने वाली लड़की के दिल में भी जज्बात हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ सपने सजाए बैठी होगी। वो अपनी सारी मर्जियां उस पर थोप कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की सोच रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन उसने तय कर लिया था, चाहे मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती से, उसे रहना तो उसी के साथ था। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो अगले ही पल दरवाज़ा खुला था और उसका मासूम चेहरा सिकंदर शाह के सामने था। और यहाँ आकर सिकंदर शाह हार गया। उसे लग रहा था वो अपना आप उस लड़की पर मिटा देगा। उफ, वो इतनी खूबसूरत क्यों थी कि वो मजबूत मर्द उसका दिल उस पर हार चुका था। कहने को तो सिर्फ 5 साल का समय गुजरा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि वो इन 5 सालों में बिल्कुल बदल गई थी। वो मासूम सी डरी सहमी हुई रोती हुई सी बच्ची जो हर वक्त उससे चिपकी रहती थी, आज एक भरपूर हसीन दोशीजा के रूप में उसके सामने थी। वो पहले से ज़्यादा हसीन हो गई थी। खूबसूरत तो वो पहले ही बहुत थी, लेकिन अब तो जैसे उसके हुस्न की कोई हद ही नहीं रही थी। इसीलिए तो वो उसे उस दिन पहचान नहीं पाया था। उसने अपना लुक बिल्कुल ही चेंज कर लिया था। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी उसके चेहरे की मासूमियत, जो कि आज भी पहले दिन की तरह थी। सिकंदर भाई, वो वहीं दरवाजे में खड़ा दीवाना बार जुनूनी निगाहों से उसे देख रहा था, जैसे उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई और चीज़ ना हो। जबकि उसे यूं बिना पलकें झपकाए खुद को देखते पाकर वो कंफ्यूज होने लगी थी। वो उसे ऐसे क्यों देख रहा था। वो नर्वस सी होकर उसे पुकार बैठी और उसकी पुकार पर वो जैसे होश में आया था। साथ ही उसके भाई शब्द पर उसने आंखें बंद करके खोली थीं। उसका गला तक कड़वा हो गया था। आज तक कोई भी शब्द उसे इतना बुरा नहीं लगा था जितना कि ये शब्द बुरा लगा था। मुझे बात करनी है तुमसे, वो खुद पर मुश्किल से बर्दाश्त करके बोला था। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। जी बोलें, वो दरवाजे से हटने की बजाय वहीं बीच में ही खड़ी उससे पूछने लगी, तो उसकी हरकत पर सिकंदर शाह उसे घूर कर बाजू से पकड़कर पीछे हटा गया। अंदर बैठकर बात करते हैं, ये कहते हुए वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, नूर शर्मिंदा सी हो गई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो दरवाजे के बीच में खड़ी है। उसे लगा था शायद वो यूं ही कुछ बात करने आया है और दरवाजे पर से ही कहकर चला जाएगा। पहले भी उन दोनों के बीच बस यूं ही छोटी छोटी सी बातें हुआ करती थीं, इसलिए उसे लगा नहीं था कि वो अंदर जाकर कोई लंबी बातचीत करना चाहता है। देखो नूर, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो शायद तुम कबूल न कर पाओ। मैं तुम्हें अभी इतनी जल्दी ये सब बताने वाला भी नहीं था। वो एक गहरा सांस लेकर रह गया। हकीकत में वो उसे ये कभी भी नहीं बताने वाला था, क्योंकि उसका इरादा तो कुछ और ही था। लेकिन उसकी मोहब्बत, उसका जुनून उसे इस मकाम पर ले आई थी कि उसने फैसला कर लिया था ये बात उस लड़की को कभी नहीं बताएगा। आज खुद अपने मुंह से बताने पर मजबूर हो गया था। लेकिन जो कुछ आज हुआ था उसके बाद मुझे एहसास हो गया है कि मैं ये बात अब तुमसे छुपा नहीं सकता और न तुमसे छुपानी चाहिए। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। वो डीआईजी सिकंदर शाह, जिसके आगे मुजरिम खड़े भी नहीं रह पाते थे, जब वो बोलता था तो सब खामोश हो जाया करते थे, आज उस छोटी सी लड़की को ये बात बताने के लिए वो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध रहा था। वो बार बार अपनी बात बीच में छोड़कर खामोश हो जाता, जबकि नूर नासमझी से उसी की ओर देख रही थी। आखिर वो उससे ऐसी कौन सी बात करना चाहता था जो बहुत ज़रूरी थी और जो उसे छुपाई गई थी, और अब वो अचानक उसे बताना चाहता था। उस इंसान के अंदाज बता रहे थे कि यकीनन ये बात बहुत ज़रूरी थी। आज से 5 साल पहले तुम्हें शायद याद हो या फिर याद ना हो, लेकिन मैंने जब तुम्हें अपने दोस्त की शादी पर गया था तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से कर रही हैं। उस वक्त तुम बहुत मासूम थी और नासमझ थी, और तुम्हारी नासमझी का फ़ायदा उठाकर मेरी माँ पैसों के लालच में उस बूढ़े इंसान से तुम्हें बिहाने लगी थी। लेकिन शुक्र था कि मुझे वक्त पर सब पता चल गया था। मैंने जब बीच में दखलंदाजी की तो मुझे मालूम हुआ कि ख़ानदान के कुछ और लोग भी
इस फैसले में पूरे मन से और दिल से राजी हैं। उन सबका यही कहना था कि तुम्हारा अब कोई नहीं है तो तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, मगर मैं उस वक्त इस सब के खिलाफ था। लेकिन उन लोगों का कहना यह भी था कि मैं ना तो तुम्हारा बली हूँ और न तुम्हारा महरम, मेरा कोई हक नहीं बनता इस फैसले पर बोलने का। यह ख़ानदान के बड़ों का फैसला है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा सकता था। मैंने बहुत कोशिश की, उन लोगों से बहुत बहस की, लेकिन जब उन्हें किसी सूरत कायल नहीं कर पाया तो मुझे वो कदम उठाना पड़ा जो कि मैं उठाना नहीं चाहता था। तो मैं सबसे बचाने के लिए मैंने तुमसे निकाह कर लिया। वो पूरी बात बताकर खामोश हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसे गलत समझे। वो चाहता था कि उसे मालूम हो कि उसने उसकी जान बचाई थी, उसे मालूम हो कि वो उसका मुहाफिज है, उसका मददगार है, उसका मोहसिन है, ताकि उसे रिश्ते को स्वीकार करने पर कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए उसने उसके सामने सारी बातें रख दी जो पहले उसने कभी बताने का इरादा नहीं किया था। और फिर आखिर में उसे अपने रिश्ते की हकीकत बताते हुए उसके सर पर जैसे कोई बम ब्लास्ट कर गया। वो बेयकीनी से आंखें फाड़े सामने खड़े इंसान को देख रही थी जिसे 5 सालों से अपना भाई माना था। उसकी भीगी निगाहों में देखते हुए वो नजरें चुरा गया। उसकी वो बेयकीन सी निगाहें उसे मार रही थीं। वो क्यों उसे ऐसे देख रही थी? उसे लगा कि वो उसके चेहरे के ये भाव देखकर ही मर जाएगा। सिकंदर भाई, उसके शब्दों से ये टूटे हुए शब्द निकले थे। वो इस शख्स के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ था। उसने बर्दाश्त से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा जैसे खंजर उस लड़की ने सीधा उसके सीने में उतार दिया हो। उसकी बात सुनने के बाद वो कैसे ही शब्द कह सकती थी? ये आप क्या कह रहे हैं? वो कांपते हुए शब्दों में बोली। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। मैंने अब तक इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगता था तुम इस हकीकत को नहीं जानती हो, इसलिए कभी तुम्हें टोका नहीं। वो गहरा सांस लेकर नजर चुरा गया था। एक और झूठ। ये मोहब्बत उसे क्या क्या करवाएगी। वो रौबदार पर्सनालिटी का मर्द सिकंदर शाह उस लम्हे जैसे बेबसी की इंतहा पर था। वो जो अपने सामने कितने बड़े बड़े अफसरों को बौखला कर रख देता था, आज उस लड़की से नजरें चुराते हुए झूठ का सहारा लेने पर मजबूर था। और इस सब की वजह थी वो खुद ही था। लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ और हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। दोबारा मुझे भाई कहने की गलती मत करना। वो इंसान कुछ देर पहले के मुकाबले अब थोड़ा मजबूत शब्दों में बोला था। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा आपको भाई समझा है। आप कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने कहा ना कि आपने मुझे बचाने के लिए निकाह किया था, तो मतलब आपके लिए इस निकाह की कोई अहमियत नहीं है? मतलब ये ख़त्म? वो अभी कुछ कहने लगी थी कि सिकंदर शाह ने उसे सख्ती से रोक दिया। नहीं, ये नामुमकिन है। हाँ, उस वक्त ये निकाह सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए किया गया था, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचना भी मत कि तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी मिलेगी। तुम मेरी हो और मरते दम तक मेरी ही रहोगी। वो जुनूनी अंदाज में बोला तो वो डरी नज़रों से उसे देखने लगी। अगर ऐसा ही था तो फिर आपने मुझे मैसेज पर यह बात क्यों नहीं बताई? आपने क्यों कहा कि आप फराज से मिलना चाहते हैं? आपने फराज को और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो परेशान सी बेचैनी की हालत में उसे देखते हुए पूछ रही थी। क्योंकि मैसेज का रिप्लाई देखते हुए उसे यही लगा था जैसे उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज ना हो। सिकंदर शाह ने उसकी बात पर अपना माथा मसला था। वो अब उसे क्या जवाब देता समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम खुद देख लो कितने समय से मैंने तुम्हें खुद से दूर रखकर तुम्हारी बात सुनकर ही फौरन तुम्हें अपने पास बुलाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये सब सही नहीं हो रहा। उस लड़के को इसलिए बुलवाया क्योंकि मैं उसे अपनी ज़बान से सब कुछ बताना और समझाना चाहता था, और मैं उसे ये हकीकत बता भी चुका हूँ। अब वो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, इसलिए तुम भी उसे भूल जाओ। तुम्हारे तमाम रास्ते सिर्फ मुझ तक आते हैं और मुझ पर ही ख़त्म होते हैं। तुम जब मेरे पास आई थी उस वक्त तुम बहुत छोटी थीं, बहुत ही मासूम नासमझ थीं। मैं नहीं चाहता था कि अपने जज्बात में भरकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूं या तुम्हारी मासूमियत छीन लूं। इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर हॉस्टल भेज दिया था। लेकिन अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मेरा तुम्हें खुद से दूर करना मुझे ये दिन दिखाएगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। तुम इस रिश्ते से अनजान हो इसलिए मैं खामोश हूँ, वरना ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि मेरी बीवी किसी और को पसंद करती है, जबकि वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी।
फराज बस दोस्त है मेरा। ये पसंदगी भी बस उसकी तरफ से थी, मुझे बस उसके प्रपोज में कोई खराबी नज़र नहीं आई थी, इसीलिए मैंने आपसे बात कर ली। लेकिन मैं ये सब भी कबूल नहीं कर पा रही। ऐसा मत करें, मैंने हमेशा आपको भाई समझा है, आप कैसे मेरे शौहर हो सकते हैं। वो उसे सब कुछ साफ अंदाज में बताती अब बेबसी से देखकर बोली थी, ये हो चुका है, हमारी तकदीर में यही लिखा था। मेरे रब ने तुम्हें मेरे लिए चुना है और अब तुम मेरी हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने सालों तक तुम्हारे बड़े होने का इंतजार किया। तुम खुद भी चाहो तो मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती नूर। वो उसके दोनों बाजू थामे जुनूनी अंदाज में कह रहा था, जबकि वो आंखों में आंसू लिए धड़कते दिल के साथ उस इंसान को देख रही थी। उसका इजहार मोहब्बत उसे बेचैन कर गया था। मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस हॉस्टल जाना है, वो सर झुकाए आंसू बहाते हुए बोली थी। उसकी बात पर सिकंदर शाह ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। अब तो वो इस निकाह को कबूल भी कर लेती तो भी उसे वापस हॉस्टल नहीं भेजने वाला था। वो इस रिश्ते से इनकार करके यहाँ से भागना चाह रही थी तो ये तो मुमकिन नहीं था। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, अब मैं किसी सूरत तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। मैं पहले ही गलती कर बैठा हूँ, मगर अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। तुम्हें कॉलेज मैं खुद छोड़ दूँगा, तुम्हें कॉलेज मैं खुद छोड़ा करूँगा, लेकिन इससे पहले हमारा वलीमा होगा। 2 दिन बाद है हमारा वलीमा। मैं चाहता हूँ ये तमाम दुनिया जान जाए कि तुम मेरी हो, तुम सिकंदर शाह की बीवी हो। मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ। ये 2 दिन तुम गेस्ट रूम में गुजार लो, तब तक हमारा बेडरूम भी तैयार हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने कमरे में ले जाऊँगा। तब तक तुम्हें यहीं रहना है, खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करना है। मैं ये सब इतनी जल्दी अचानक नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम ही ने मुझे मजबूर किया है। मैं अब तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अच्छे से अपना दिमाग बना लो और इस रिश्ते को स्वीकार कर लो, वो संजीदा अंदाज में कहते हुए वहाँ से निकल गया। पीछे वो वहीं पथराई हालत में बैठती चली गई। वो इंसान क्या कह गया था कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसके पास सिर्फ 2 दिन है उसे कबूल करने के लिए। 2 दिन के बाद उनका वलीमा था, लेकिन वो ये सब कुछ कबूल नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में तो हथौड़े बरस रहे थे। जिस इंसान को सारी जिंदगी उसने किसी और रिश्ते से सोचा, अब उसके साथ फराज से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसका नंबर ब्लॉक कर चुका था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। ये अचानक से उसकी सुकून भरी जिंदगी में कौन सा तूफान आ गया था। कितनी ही देर वो बैठी रोती रही। वो सारी रात सो नहीं पाई थी। अगले दिन एक नौकरानी उसके लिए नाश्ता कमरे में लेकर आई थी। सिकंदर शाह के हुक्म पर नई मैड आ गई थी। जब उसने किसी एहसास के तहत पूछा, सिकंदर, उसने मुश्किल से खुद को भाई कहने से रोका था। सिकंदर कहाँ है? आंखें बंद करते खोलते हुए उसने कहा था, मैडम जी वो तो सुबह ही चले गए हैं। उसकी बात पर वो सर हिला गई। उसके जाते ही वो अब आगे के बारे में सोचने लगी। वो इंसान घर पर मौजूद नहीं था और उसके पास यही मौका था यहाँ से भागने का। वो किसी भी तरह से उस इंसान के साथ इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे यहाँ से भागना था और ख़ुद को बचाना था। उसके पास भागने का बस कल का दिन बचा था। परसों वलीमा था और वो ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। यकीनन ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसे उसकी गैर मौजूदगी में ही यहाँ से निकलना होगा। वो नाश्ता करके कमरे से बाहर निकली तो खुशकिस्मती से वहाँ पर कोई भी नहीं था। नई मेड किचन में काम कर रही थी। वो खामोशी से दबे पांव दाखिली दरवाजे की तरफ आई। वहाँ से छुपकर एक नज़र सामने डाली, जहाँ आसपास उसे कोई भी नज़र नहीं आया। पूरी तरह तसल्ली होते हुए वो तेज तेज कदमों से वो लंबा रास्ता पार करती बाहरी गेट तक आई थी। उसकी खुशकिस्मती से जो गार्ड्स गेट पर मौजूद होते थे इस वक्त अपने केबिन में बैठे नाश्ता कर रहे थे और इसीलिए वो आसानी से निकल गई थी। बॉस, डीआईजी सिकंदर शाह के घर से एक लड़की अभी अभी निकली है। सिकंदर शाह के दुश्मन जो कि उसके घर पर नज़र रखे हुए थे, उसे निकलते देखकर फौरन चौकन्ने हुए और अपने बॉस को खबर कर दी। ठीक है, पीछा करो उस लड़की का और जहां मौका मिले उसे पकड़ लो। सामने से हुक्म मिला। वो 3 से 4 इंसान खामोशी से उसके पीछे जाने लगे। वो कुछ कदम ही आगे आई थी, अभी कुछ सोच पाती कि उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई, कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो अपने पीछे काले मास्क पहने हुए आदमियों को देखा। वो एकदम से घबरा गई। अगले ही पल वो पूरी ताकत से भागने लगी। वो आदमी भी उसे भागते देखकर अपनी रफ्तार तेज कर गए।
वो पूरी शिद्दत से भाग रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ये उसने क्या कर दिया? अपने घर से अपने मुहाफिज से भागकर वो किस मुसीबत में फंस गई थी। न जाने ये लोग कौन थे और उससे क्या चाहते थे। सिकंदर शाह के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। मैंने तुम्हें बचपन में जालिमों से बचाया था। तुम्हारी मासूमियत पर कोई आँच न आए, इसलिए तुम्हें खुद से दूर रखा था। उसकी मोहब्बत का इजहार याद आया। उसकी आंखों के आगे आंसुओं की धुंध सी छाने लगी। वो रुक नहीं रही थी। उसे लगातार भागते देखकर उन लोगों ने गन निकाली थी। पीछे मुड़कर देखती नूर उनके हाथों में गन देखकर और भी ज्यादा डरकर तेजी से भागने लगी। तभी उन्होंने उसके पांव का निशाना लिया। जैसे ही उन्होंने गोली चलाई थी, धाए की आवाज के साथ वो वहीं ठहर गई। उसके होठों से एक चीख निकली थी, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने सिकंदर शाह खड़ा था, जिसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। उसकी टांग में गोली लगी थी। वो लड़खड़ाकर वहीं बैठ गया था। उसके एक इशारे पर पुलिस फोर्स ने उन नकाबपोशों को घेर कर अपने कब्जे में कर लिया, जबकि नूर घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी। वो तो यहाँ नहीं था, अचानक कहाँ से आ गया? सिकंदर शाह के कहने पर उसके घर से जरूरी फाइल लेने आने वाले वो कांस्टेबल, जो कि पहले अक्सर सिकंदर शाह के हुक्म पर नूर की सेफ्टी के लिए उसे शॉपिंग वगैरह पर लेकर जाता था, उसे देखकर हैरान हो गया था। उसके सामने ही वो एक सड़क की तरफ मुड़ गई थी। उसने जल्दी से सिकंदर शाह को कॉल लगाई थी और बताया कि सर, अभी अभी नूर मैडम घर से निकली हैं और सामने मेन रोड पर तेजी से बढ़ती जा रही हैं। उसकी बात पर सिकंदर शाह का मन किया कि वो अपना सर पीट ले। वो हर काम छोड़कर तेजी से वापस घर के लिए निकला था। घर से कुछ फासले पर ही वो उसे सड़क पर भागती हुई मिल गई थी। उसके पीछे कुछ नकाबपोशों को देखकर वो घबराकर गाड़ी से नीचे उतरा था और इससे पहले कि वो लोग उस पर गोली चलाते, वो उसके सामने आ गया था। नूर अभी भी डरी हुई थी, घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी और वो दर्द की वजह से और खड़ा नहीं रह पाया और नीचे बैठता चला गया। उसके बैठते ही नूर की नजरें उसके खून से भरे पैर पर जाकर टिक गईं और वो चीख कर दोनों हाथ अपने होठों पर रख गई। ये क्या हो गया था? मतलब उसे गोली लग गई थी। क्या उसने उसे बचाने के लिए खुद के ऊपर गोली खा ली? वो और भी परेशान होकर रोने लगी। सिकंदर शाह ने एक नज़र सामने खड़ी उस लड़की को देखा, जिस पर आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने न सिर्फ उससे भागने की कोशिश की थी, बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाली थी। वो बड़े गुस्से से अपने ऑफिस से निकला था, लेकिन उसके आंसू देखकर वो सब कुछ भूल गया था और फिर बेबसी से उसे देखता रह गया। कुछ ही देर में वो अस्पताल में मौजूद थे। सिकंदर शाह की टांग से गोली निकाल ली गई थी और वो इस वक्त तो बेड पर लेटा हुआ था और वो उसके सामने ही कुर्सी पर सर झुकाए रोने में बिजी थी। सिकंदर शाह ने उसके आंसू देखकर बुरी तरह परेशानी से माथा मसला। वो कब से लगातार रोए जा रही थी। उस लड़की के आंसू उसे गोली से भी ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। नूर, अब बस करो यार, क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो? मत करो ऐसा, उसने उसे देखते हुए इल्तिजा की, जबकि उसके अंदाज पर वो और भी रोने लगी। मुझे माफ़ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे वहाँ से नहीं भागना चाहिए था। मेरी वजह से ही आपको गोली लगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? वो रोते हुए बोल रही थी, जबकि सामने वाला उसकी बात पर बेयकीनी से उसे देखने लगा। उस लड़की को भला उसकी तकलीफ से क्या लेना देना? मुझे कुछ हो जाता तो तुम तो खुश हो जाती ना, तुम्हारी मुझसे जान जो छूट जाती, वो दिलजले अंदाज में बोला, जिस पर वो तड़प कर उसे देखने लगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी पाऊंगी? हमेशा आपको ही अपना रक्षक, अपना सब कुछ माना है। आप ही तो मेरा इकलौता सहारा है। उसकी बात पर वो उसे देखता रह गया। और इसीलिए मुझसे भाग रही थी। मैं तुम्हारा रक्षक तो हूँ, तो तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही थी? वो गौर से उसे देखते हुए संजीदगी से पूछ रहा था। उसके आंसुओं से वो पिघल जरूर गया था, लेकिन उसके भागने वाले काम को भुला नहीं पाया था। गलती हो गई मुझसे। मैं ये सब अचानक कबूल नहीं कर पा रही थी। सारी जिंदगी आपको भाई समझा, अचानक से रिश्ता बदला और फिर इतनी जल्दबाजी। मैं कंफ्यूज हो गई थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे यही सही लगा, लेकिन मैं गलत थी। मुझे माफ़ कर दें। वो रोते हुए उसे देखकर मासूमियत से बोली तो सामने वाले ने गहरा सांस लिया। शायद तुम सही हो, गलती मेरी है। मुझे तुम पर यूँ अचानक इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन फराज को देखने के बाद मैं डर गया था।
मेरा दिल तुम्हें खोने के ख्याल से डर रहा था, इसीलिए चाहता था तुम्हें जल्द से जल्द अपना बना लूं। लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि ये सब करके कहीं मैं तुम्हें डरा तो नहीं रहा। सच कहूं तो मैं भी तुम्हें हमेशा एक बच्ची के रूप में ही सोचता आया था। लेकिन कहते कहते वो मुस्कुरा दिया। वो पल याद आए जब वो पहली निगाह में उसका दिल चुरा कर ले गई थी। उस दिन जब तुम मेरी बाइक के सामने आई थी तो मेरा दिल तुम्हारा दीवाना हो गया था। एक ही नज़र में तुम मुझे अपना दीवाना कर गई थी। तब मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी बीवी हो। मेरा इरादा तो वाकई तुम्हारी शादी। वो आगे के शब्द पूरे नहीं कर पाया। अपनी इस सोच पर वो कितनी बार खुद पर लानत भेज चुका था। इसीलिए तुम्हें उस लड़के के साथ बुलाया भी था। लेकिन तुम्हें देखकर तो मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई थी। और तब मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये दिल तो सिर्फ तुम्हारा है और तुम मेरी हो, मेरी जायज़ बीवी, मेरी महरम। मैंने वाकई ये शादी तुम्हारी हिफाजत के लिए ही की थी। लेकिन अब मेरा दिल तुम्हें खोने से डरता है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बस मुझे एक मौका दो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए इस रिश्ते के लिए दूंगा। लेकिन बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना। वो उसे सब कुछ बताते हुए अब उससे विनती कर रहा था। उसका ये अंदाज देखकर वो सर झुका गई। खुद पर अफसोस हुआ था कि अपने महरम को किस कदर गलत समझा था। ये इंसान तो उसकी असल मोहब्बत, उसका असल महरम था। उसका दिल तो कुछ पल पहले किए गए अमल से ही उसका दीवाना होने लगा था। जब उसने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, जब उसने उसका खून देखा था, तब उसे लगा कि उस इंसान को कुछ हुआ तो वो भी मर जाएगी। वो पल जैसे उसके दिल में अंदर तक उतर गया था। उस इंसान से कोई उसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बल्कि कितने समय से तो मुलाकात भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी दिल में उस इंसान का एक अलग ही मकाम था। ये शायद उसकी बातों का या फिर उनके बीच मौजूद उस पाकीज़ा रिश्ते का असर था कि वो खुद से उस इंसान की तकलीफ पर तड़पने लगी थी और उसके अंदर के सारे वहम भी ख़त्म हो गए थे। क्या तुम प्लीज़ मुझे एक मौका दोगी? जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बस मुझे छोड़ना मत। वो भरपूर नौजवान उसके सामने विनती कर रहा था, अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। वो भीगी आंखों से उसे देखने लगी। मैं बेवकूफ़ थी, मैंने गलती कर दी आपसे भागकर। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे रक्षक, मेरे महरम। मुझे यकीन है आपकी बातों पर। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं वादा करती हूँ आपके साथ रहूँगी और जब मेरा दिल इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगा तब मैं खुद आगे बढ़कर आपसे इस रिश्ते की शुरुआत करूँगी। लेकिन प्लीज़ अभी नहीं। वो सर झुकाए बोली थी तो उसकी बातें जैसे उस इंसान के लिए खुशी की नई किरण साबित हुई थीं। वो उसके दिल की हालत को समझ सकता था। मेरी तरफ से हाँ है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो अगले ही पल उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा गया और उसे अपने सीने से लगाते हुए सुकून से आंखें बंद कर लीं। कुछ दिन में ही सिकंदर शाह को डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर आ गया था। नूर अलग रूम में रहती थी और उसके फैसले पर सिकंदर को भी कोई ऐतराज नहीं था। नूर ने उसकी जी जान से सेवा की थी। उसको सहारे से उठाकर बिठाती, अपने साथ लगाकर बाहर लॉन में भी थोड़ी देर घुमाने के लिए ले जाती, उसके साथ बैठती, उससे बातें करती, कुछ अपनी बातें उसे सुनाती। धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। पूरे 3 महीने गुजर चुके थे और सिकंदर ने अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए कोई पहल नहीं की थी। उसके लिए तो यही बहुत था कि उसने इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए उससे एक मौका मांगा था। और जिस तरह से वो उसका ख्याल रखती थी, उसकी नज़रों से शर्माकर अपना चेहरा मोड़ लेती, उसके जरा सा करीब आने पर उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगतीं। इन सारी बातों को देखकर उसे पूरा यकीन था कि वो इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेगी और वो तो बस उसी दिन का इंतजार कर रहा था जब वो आगे बढ़कर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। वो मोहब्बत जो वो उससे करती तो थी, लेकिन बस अभी उसे समझ नहीं पा रही थी। और ये दिन भी उसकी ज़िंदगी में जल्द ही आ गया था। उसके कमरे का एसी ख़राब हो गया था। सिकंदर के कहने पर वो उसी के कमरे में सोने के लिए आ गई थी। तुम बेफिक्र होकर बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। लेकिन इतना बड़ा तो बेड है, हम एक ही बेड शेयर कर सकते हैं। नूर ने मासूमियत से कहा तो उसे वही 14 साल की मासूम सी नूर याद आ गई थी और धीरे से मुस्कुराते हुए वो बेड पर ही लेट गया। रात को सोते हुए न जाने कब उसे एहसास हुआ कि वो नूर के बेहद करीब है। उसने पट से आंखें खोल दी। वो सच में नूर के बेहद करीब था, इतना करीब
कि उसके वजूद की नरमाहट में उसके खुद का वजूद पिघलने लगा था। उसका एक हाथ नूर के पेट पर था और एक पैर उसके पैरों पर। वो न जाने कब उसके इतना करीब आ गया था। वो एकदम बिदक कर पीछे हटा था और खुद को कंपोज करते हुए उसकी तरफ से करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई थीं जब उसे अपनी पीठ पर नूर की नरम धड़कनों का एहसास हुआ था। वो धीरे से उसके करीब होती हुई अपनी नरम धड़कनों का स्पर्श उसे करवा रही थी और ये स्पर्श इतना शिद्दत भरा था कि उसके रग रग में करंट सा दौड़ा था। अगले ही पल नूर उसके कानों के करीब सरगोशी करते हुए बोली, मुझे इस रिश्ते को स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे स्पर्श पर मुझे डर नहीं बल्कि अब एक सुकून महसूस हो रहा है। तो प्लीज़ मुझसे दूर मत जाएं, मेरे करीब आएं, बहुत करीब, इतना करीब कि मुझे खुद में समेट लें। उसके इजहार पर सिकंदर को एक ज़बरदस्त झटका लगा था। अगले ही पल वो उसकी ओर मुड़ता हुआ उसे अपनी बाहों में समेट चुका था और बड़ी ही बेकरार होकर, बेचैन होकर उसे चूमने लगा। दोनों ही न जाने कब से अंदर ही अंदर मचल रहे थे और आज वो अपने अंदर की तड़प एक दूसरे की बाहों में समाकर शांत करना चाहते थे। कमरे में मदहोश सिसकियां और मीठी सी सरगोशियां माहौल को रोमांटिक बनाने लगी थीं। उनकी खुशियों भरी जिंदगी का नया सवेरा जो अब उनके इंतजार में था। अब उन्हें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को दिल से स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।